हेलो स्टूडेंट, आज हम सोशियोलॉजी के एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है जनजाति यानी कि ट्राइब। जनजाति के बारे में आप लोग कई बार बहुत कुछ सुने होंगे, आज उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो हमारा होगा वो है जनजाति का अर्थ और परिभाषाएं, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्राइब। अच्छा, मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ ट्राइब में हम डिस्कस करते हैं कि ट्राइब होता क्या है, यानी कि जनजाति कहते किसको हैं। तो जनजाति मानव समाज के ऐसे अंग होते हैं जो मानव संस्कृति की आदिम अवस्था में रहते हैं। आदिम मीन्स बहुत प्राचीन अवस्था में रहते हैं, ऐसी अवस्था को बोलते हैं जनजाति। इसमें एक निश्चित भूभाग होता है जिसपे वो निवास करते हैं। तुम लोगों ने वैसे अक्सर देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा या कई जगह ऐसी सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि कबीले जैसी स्थिति। तो जनजाति एक तरीके के कबीले ही होते थे जिनको एक निश्चित स्थान पे रहने का निश्चित स्थान पे रहते थे और जो अपने ही नियम कानूनों को अपनाते थे। वो बहुत प्राचीन परंपराओं को अपनाने का काम करते थे और उस कबीले के अपने ही नियम होते थे, उन्हीं के अनुसार वो अपनी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाते थे। तो जनजाति वो आदिम व्यवस्था होती है जो मनुष्य अपने समूह के द्वारा अपनाने का कार्य करता है। इनकी अपनी एक विशेष भाषा भी होती है, धर्म भी अपना अलग होता है, प्रथा और परंपराएं भी इनकी अलग ही होती है। एक तरीके से काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं ये। हमारी जो सोसाइटी है इस समय की, प्रेजेंट टाइम की, वो सभ्य सोसाइटी कहलाती है, काफ़ी कुछ प्रोग्रेस कर चुकी है। पर जनजाति यानी कि ट्राइब जो होते हैं वो काफ़ी आदिम व्यवस्था के अपनाने का कार्य करते थे, जिसकी वजह से उनका उतना विकास नहीं हो पाया है। तो अब डेफिनेशंस की बात करते हैं। पहली डेफिनेशन जो हमारी है वो है गिलिन और गिलिन के अनुसार। गिलिन और गिलिन के अनुसार इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा था कि स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संकलन को जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो, एक सामान्य संस्कृति को अपनाता हो, उसे जनजाति कहते हैं। तो गिलिन और गिलिन के अनुसार इन्होंने ये बताया कि ऐसा समूह जो बहुत प्राचीन परंपराओं को अपनाता हो, पिछड़ा हो समूह जो, और एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, यानी कि वो विकसित ना कर पाया हो अपने एरिया को, अपने क्षेत्र को। जैसे प्राचीन काल में क्षेत्र था, वैसा ही एक सामान्य क्षेत्र हो उनका। इसके अलावा इन्होंने कहा कि वो समूहों के संकलन को, यानी कि उसमें सिर्फ एक व्यक्ति, एक परिवार, दो परिवार नहीं, कई समूहों का एक संकलन होता है और उनकी एक सामान्य भाषा होती है। इनकी क्या होती है? एक सामान्य भाषा होती है, एक सामान्य क्षेत्र होता है और एक सामान्य इनकी संस्कृति होती है जिसे वो अपनाते हैं। जैसे कि अभी हमने शुरू में कहा, कबीले को आप मान लीजिए, कबीले को, तो कबीले के जितने भी व्यक्ति होते हैं वो अपने कबीले के नियमों को भी मानते हैं, उसी की संस्कृति को अपनाते हैं और अपने कबीले की भाषा को अपनाने का कार्य करते हैं। कल्चर भी उनका वही है और पहनावा भी उनका वैसा ही होता है। यानी कि गिलिन और गिलिन के अनुसार ऐसा प्राचीन पिछड़ा समूह जो एक जैसे क्षेत्र में रहता हो, एक जैसी भाषा बोलता हो, जिसकी संस्कृति एक जैसी हो, पहनावा एक जैसा हो, उसे बोलते हैं जनजाति। अब सेकंड जो डेफिनेशन है वो है लिंटन की डेफिनेशन। लिंटन ने क्या कहा था? जनजाति लोगों का ऐसा समूह है जो भौतिक संपर्कों, संस्कृति की समानता और सामुदायिक हितों पर आधारित रहता हो। तो लिंटन के मुताबिक इन्होंने ये कहा कि जनजाति प्राय जत्थों में होती है। जत्थों में समूहों में होती है। ऐसा नहीं है कि 10 लोग 5 लोग एक जनजाति का निर्माण कर लिए, वो होती है समूहों में। ये एक ही भूभाग पे रहते हैं और इनकी संस्कृति भी एक जैसी होती है। और सबसे बड़ी बात जनजाति की, कि जनजाति में जो भी कार्य किए जाते हैं वो अपनी जनजाति के हितों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं, यानी कि अपने समुदाय के हितों के बारे में ध्यान में रखकर किए जाते हैं वो कार्य। देखते होंगे, अब फिर से हम वापस आते हैं वही कबीले वाले सिस्टम में। देखिए,
ज़्यादातर कबीले के व्यक्ति जो भी काम करते हैं वो अपने कबीले के सभी व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखकर करते हैं। ये है लिंटन की डेफिनेशन। अब बात करते हैं जनजाति की विशेषताओं की, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइब। ओके, तो जनजाति की बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे भारत देश में आप लोग देखते भी होंगे कि सुने होंगे, देखते भी होंगे, कई लोगों ने पिक्चरों सीरियलों में भी देखा होगा, कई ने कहानियों में भी सुना होगा कि जनजातियों की बहुत सारी समस्याएं हैं, तो जनजातियों की बहुत सारी विशेषताएं भी होती हैं। तो विशेषताओं में पहली जो विशेषता है इनकी वो है परिवारों का संकलन। अब आते हैं हम लोग अपने प्रेजेंट टाइम के सोसाइटी के ऊपर। आज के समय में आप लोग गौर करते होंगे कि अब संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकांकी परिवार ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, पहले जॉइंट फैमिली ज़्यादा होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा होती है। लेकिन ट्राइब की ये एक विशेषता थी कि इनमें न्यूक्लियर फैमिली को नहीं अपनाने का कार्य करते थे, ये ज्वाइंट फैमिली को ज़्यादा मानते थे। इसमें एक दो परिवारों का संग्रह नहीं होता था, पीढ़ियों के भाइयों के समूह एक साथ निवास करते थे, तब जाके वो एक ट्राइब बनता था। ठीक है, तो इसलिए इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें कई परिवारों का संकलन होता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ फैमिली, बहुत सारे फैमिली कलेक्शन करके एक साथ निवास करती थी। ठीक है, सेकंड जो विशेषता होगी वो सेकंड विशेषता हमारी है क्षेत्रीय समूह। अब क्षेत्रीय समूह कैसे विशेषता हो सकती है इसकी? जनजाति, सही बात है, ट्राइब एक क्षेत्रीय समूह ही कहलाता है। क्यों कहलाता है? प्रत्येक जनजाति की एक पारस्परिक क्षेत्र होता है, वो जनजाति सदस्य उसी क्षेत्र में निवास करते हैं, यानी कि ये एक क्षेत्र को चुन लेते हैं और उस पूरी जनजाति के सभी सदस्य सिर्फ उसी क्षेत्र में निवास करते हैं। अब आज के समय में आप जो आपने अगर थोड़ा भी अपना विकास कर लिया तो अपने ही परिवार को छोड़कर एक दूसरे क्षेत्र पर जाकर निवास करने लगते हो। पर जनजाति की ये विशेषता होती है, उनका जो समूह होता है वो क्षेत्रीय होता है, यानी कि वो एक निश्चित क्षेत्र पर एक साथ निवास करते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है एक समान भाषा, यानी कि कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज यानी अभी हमने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था, परिवारों का संकलन। कई सारे परिवार एक साथ संकलित होकर रहते हैं। अब अगर प्रेजेंट टाइम में देख लो, आप अपने ही आसपास के घरों में देख लो, कुछ भाषा आपकी अलग होती है, कुछ दूसरे ही घर की भाषा अलग हो जाती है, लैंग्वेज अलग हो जाती है। पर ट्राइब की ये विशेषता है कि उस ट्राइब में, उस जनजाति में जितने भी व्यक्ति, जितने भी परिवार एक साथ मिलकर रहते हैं, उन सबकी भाषा यानी कि लैंग्वेज कॉमन होती है, एक जैसी होती है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ये एक विशेषता है हमारे जनजाति समूह की। ओके, वेरी गुड बेटा, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं, इसके लिए कांग्रेचुलेशंस। हम चाहते हैं आप लोग और अधिक से अधिक अपना विकास कर सकें। ओके बेटा, अगला पॉइंट जो है हमारा वो है अंतर्विवाही समूह, एंडोगैमस। अंतर्विवाही समूह के बारे में एक बार और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर से इसके बारे में बात करते हैं। अंतर्विवाही समूह का मतलब होता है ऐसा समूह जिसमें व्यक्ति अपने ही समूह के अंदर के किसी व्यक्ति से विवाह करे। यानी कि जनजाति की ये एक विशेषता है, नियम है, प्रतिबंध है, कुछ भी कहा जा सकता है इसको। ऐसा नियम है कि इस जनजाति का कोई भी सदस्य, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, कोई भी सदस्य सिर्फ अपनी ही जनजाति के किसी सदस्य से विवाह कर सकते हैं। तो इसमें अंतर्विवाही समूह पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक जनजाति का व्यक्ति दूसरे जनजाति के व्यक्ति से विवाह कर ले। एक चीज और है, जनजातियां कई सारी अलग अलग पाई जाती हैं, इसलिए उनका नाम भी अलग अलग होता है। ओके, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है एक समान संस्कृति, कल्चर यानी कि संस्कृति।
हमारी भारतीय संस्कृति वैसे भी विश्व में सबसे विशेष स्थान प्राप्त कर चुकी है, क्योंकि भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जो अन्य संस्कृतियों को अपने में समाने का कार्य करती है, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसे कि अपनी बहनों के साथ किया जाता है। तो भारतीय संस्कृति तो विशेष है ही, पर ट्राइब की अपनी एक अलग संस्कृति होती है, एक अलग ही कल्चर होता है। उसी कल्चर को उस ट्राइब के हर व्यक्ति को अपनाना पड़ता है, उसी के अनुसार उसे व्यवहार और कार्य करने पड़ते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हर ट्राइब में एक स्पेशल कल्चर होता है, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें अपना बिहेवियर निश्चित करना होता है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है एक समान नाम। अब एक समान नाम की, जैसे आप एक फैमिली देखते हो, मान लीजिए फैमिली एक ट्राइब के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो फैमिली में हर व्यक्ति का अपना एक अलग अलग नाम, एक अलग अलग स्थान, एक अलग अलग स्थिति होती है सोसाइटी में। लेकिन ट्राइब में क्या होता है, ट्राइब के अंदर ये नहीं होता हर व्यक्ति को उसके नाम से अलग अलग सम्मान प्राप्त हो, बिल्कुल नहीं। ट्राइब का अपना एक नाम होता है, उसी नाम से उस ट्राइब के हर व्यक्ति को पहचाना जाता है। जैसे कि कबीलों में होता है ये वाला कबीला है, ये वो कबीला है, यानी कि उसका अपना एक अलग नाम होता है। वे अपना परिचय जनजाति के नाम के आधार पर ही प्राप्त करते हैं, ना कि अपना परिचय अलग अलग प्राप्त करते हैं। अब हम लोग क्या है, अपना परिचय अलग अलग प्राप्त करते हैं। ऐसा तो नहीं है ये कहा जाता है बर्मा समूह आ जाओ, कुट्टा समूह आ जाओ, है ना, ऐसा तो नहीं है इसके लिए। लेकिन जनजातियों में क्या होता है, उनका एक ही कॉमन नेम होता है, उसी के अकॉर्डिंग उनके सदस्यों को स्थान प्राप्त होता है। ओके बेटा, अगला जो पॉइंट है हम लोगों का वो है आर्थिक आत्मनिर्भरता, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आत्मनिर्भरता, और इसके बारे में तो प्रेजेंट टाइम में मोदी जी ने भी काफ़ी कुछ सिखाया है कि आत्मनिर्भर बनना बहुत ही आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए, और ख़ास तौर से हमारे भारत के लिए तो प्रेजेंट टाइम में बहुत ही आवश्यकता है आत्मनिर्भरता की। यानी कि हर व्यक्ति अगर आत्मनिर्भर हो जाए तो कभी भी उस व्यक्ति का कोई भी नुकसान, कोई भी हानि नहीं हो सकती, और उस व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार का भी विकास हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उसकी कंट्री पे, उसके देश पर। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसी व्यक्ति के लिए है तो वो है आत्मनिर्भरता। अब बात करते हैं ट्राइब की आत्मनिर्भरता। ट्राइब के यानी कि जनजाति के प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में आत्मनिर्भर होते हैं। अब कहोगे वो कैसे आत्मनिर्भर होते हैं मैम? अच्छा, आप लोग अपने ऊपर जरा बताइए, आप लोग जो भी कपड़े पहनते हो उसके लिए क्या आप स्वयं बनाते हो कपड़े? नहीं, उसके लिए आप दूसरे पर निर्भर रहते हो। आप बालों को एक कंघी करते हो, उसके लिए किसी और पर निर्भर रहते हो। आप शूज पहनते हो, स्लीपर्स पहनते हो, उसके लिए किसी और पर निर्भर हो। ज्वेलरी पहनना है, बहुत शौकीन होती हैं गर्ल्स तो ज्वेलरीज के लिए, ज़्यादातर लेडीज और गर्ल्स तो ज्वेलरी के लिए कहो तो हाहाकार कर देती है। तो बेटा इन सभी चीज़ों के लिए ज़्यादातर व्यक्ति क्या होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। खाने पीने, पहनने, रहने, सबके लिए हम दूसरों पर निर्भर होते हैं। पर ट्राइब यानी कि जनजातियों की ये विशेषता होती है कि वो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेते हैं। उनकी कोई भी आवश्यकता हो, चाहे वो पहनने की हो, खाने की हो, रहने की हो, वो अभी हमने कहा कई परिवारों का संकलन, यानी कई परिवार के व्यक्ति आपस में मिलकर भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। इसके लिए उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। वो आर्थिक रूप से भी स्वयं पर ही निर्भर होते हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थ को लेकर हो, चाहे खेती को लेकर हो, चाहे हथियारों को लेकर हो। वो सभी की सभी पूर्तियाँ अपने ही कबीले, अपने ही जनजाति के व्यक्तियों के द्वारा पूरी कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ट्राइब क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। तो बेटा प्रेजेंट टाइम में हमें भी कहते हैं ना कि हम लोग चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, जीवन भर उन सभी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ट्राइब आज हमको सिखा रहा है कि हमें भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। जैसे ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं वैसे ही अगर हम सभी भी आत्मनिर्भर हो जाएं
तो हम अपना और अपने देश का विकास कर सकते हैं। तो बेटा अब हम लोग बात करते हैं जनजाति समस्याओं की। जनजाति किसे कहते हैं ये हो गया, जनजातियों की विशेषताएं हो गई। अब हमारा होगा जनजातीय समस्याएं, ट्राइबल प्रॉब्लम्स। जनजातियों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनसे उन्हें जूझना पड़ता है, जिनकी वजह से उनका जीवन काफ़ी कष्टदायक रहा है। जनजातियां जो होती हैं वो आर्थिक रूप से भी गैर जनजातियों से बहुत पिछड़ी हुई होती हैं। ठीक है, इनकी समस्याएं कई ऐसे परिणाम लेके आती हैं जो कि इनके लिए हितकर नहीं होते हैं। कुछ समस्याएं इनकी आंतरिक होती हैं तो कुछ समस्याएं बाहरी जगत से होती हैं, बाहरी लोगों के द्वारा उत्पन्न की गई समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहली जो समस्या हमारी है वो है आर्थिक समस्याएं, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जनजातियों की आर्थिक समस्या ही इनकी प्रमुख समस्या है। देखते होगे जैसे अभी एग्जाम्पल में हमने कहा था कबीले की तरह ये लोग निवास करते हैं, तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर होती है। इनकी आर्थिक स्थिति जो होती है वो हमारे देश के अन्य नागरिकों की तुलना में बहुत ही खराब होती है। इनके जो आर्थिक साधन होते हैं वो भी सीमित होते हैं, उतने ज़्यादा आर्थिक साधन ही नहीं होते हैं। उनमें उचित सुधार न होने के कारण अर्थव्यवस्था और अधिक खराब होती चली जाती है। इनकी जो प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं वो निम्न प्रकार की हैं जो हमने आगे बताई हैं। जैसे कि पहली जो प्रमुख आर्थिक समस्या है वो स्थानांतरित कृषि की समस्या। अब आप कहोगे स्थानांतरित कृषि की समस्या कैसे हो सकती है? स्थानांतरित जो कृषि होती है वो जनजातियों की एक विशेषता गिनी जाती है। जो स्थानांतरित किसी कृषि होती है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जंगलों में ये लोग आग लगा देते थे और आग लगे हुए क्षेत्र पर कृषि करते थे। जब कुछ समय के बाद वो कृषि क्षेत्र भूमि जो थी वो योग्य नहीं रह जाती कृषि करने के, तब वो उसको छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर इसी प्रकार की कृषि करते थे। इस तरह की कृषि में क्या होता है, उपज तो ज़्यादा हो नहीं पाती थी, भूमि कटाव बहुत अधिक बढ़ जाता था और जिसकी वजह से जीवन इनका कष्टदायक हो जाता था, जिसकी वजह से इन्हें वो क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र में कृषि करनी पड़ती थी। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि इनकी एक समस्या भी है, क्योंकि इनकी हैबिट ही ऐसी थी कि जहाँ पे ये कृषि करते थे उस जगह पहले उस जंगल में आग, क्योंकि ज़्यादातर जनजाति कहाँ रहती है, जंगलों में रहती थी, तो उस जगह वो लोग आग लगा देते थे जंगल में, और जब कृषि भूमि मिल जाती थी उस पर खेती करते थे। अब जंगल में आग लगी हुई जो भूमि होती है वो ज़्यादा उपजाऊ तो होती नहीं है, कुछ समय कृषि करने के बाद वो ज़मीन बेकार हो जाती थी, तो ये लोग उस स्थान को छोड़कर उसी जगह खेती करने लगते थे, ये जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी फसल प्राप्त नहीं कर पाते थे और इनकी आर्थिक स्थिति निम्न रहती थी। दूसरी जो इनकी प्रॉब्लम है वो है भूमि संबंधी समस्या, यानी कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लैंड। लैंड से संबंधित इनकी क्या समस्या थी? जनजातियों का जंगलों के एक बड़े भाग पर लंबे समय से अधिकार रहता है। हमने शुरू में भी कहा कि ज़्यादातर जनजातियाँ कहाँ पाई जाती थी, जंगलों में। अब सभ्य समाज बढ़ गए हैं, कानून नियम बढ़ गए हैं, तो सरकार क्या करती है, उन जंगलों पर अपना कब्जा कर लेती है, अपना अधिकार प्राप्त कर लेती है, जिसकी वजह से इनके पास भूमि ज़्यादा नहीं रह पाती है, भूमि जैसी समस्याएं इनके पास उत्पन्न हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जंगलों से इनको मिलने वाले लाभ भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, और जब जंगलों से लाभ नहीं मिल पाते हैं तो क्या होता है, इनकी इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था इनकी धीरे धीरे डगमगाने लगती है और ये काफ़ी कुछ आर्थिक रूप से कमज़ोर होते चले जाते हैं। अगली जो प्रॉब्लम है वो है हमारी सामाजिक समस्या। ये तो थी हमारी आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेकंड जो है वो है हमारी सोशल प्रॉब्लम। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जनजातियों के लिए भी और काफ़ी कुछ समूहों के लिए भी। अब सोशल प्रॉब्लम क्या होती है, जनजाति जो होते हैं वो बाहरी लोगों के साथ संपर्क में जब आते हैं तो उनके
समाज में यानी कि जनजाति समूह में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। पहली जो समस्या होती है वो तो होती है कुछ व्यक्ति होते हैं उनकी तरह व्यवहार करना चाहते हैं, उनकी तरह रहन सहन करना चाहते हैं। जब बाहरी लोगों के संपर्क में जनजातियां आती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपस में ही हो जाती है। इससे पहले हमने बताई थी विशेषता में कई परिवार एक समूह के रूप में रहते हैं, और जब कई परिवारों के व्यक्तियों के बीच में मतभेद हो जाता है तो जाहिर सी बात है उसमें समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जिसमें जो पहली समस्या है वो है हमारी बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज। अच्छा, जब जनजाति जो थी यानी ट्राइब्स जो थे वो हिंदुओं के संपर्क में जब आए तो उन्होंने क्या किया, बाल विवाह प्रथा को स्वीकार कर लिया। ज्यादातर हिंदुओं में पहले होते थे बाल विवाह चाइल्ड मैरिज, इसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। जनजातियों में जबकि विवाह पहले क्या होते थे, युवावस्था में होते थे, लेकिन जब हिंदू धर्म के व्यक्तियों के संपर्क में आए तो युवावस्था की जगह वहाँ पे बाल विवाह होना प्रारंभ हो गया, जो बहुत सारी समस्याओं को जन्म देने लगा। सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है कन्या मूल्य, ब्राइड प्राइस। अब ये कैसे हो सकती है प्रॉब्लम इनकी? अभी हमने कहा सभ्य समाजों के संपर्क में जब ट्राइब्स आए थे तो एक तरफ तो इनके लिए कन्या मूल्य जैसी प्रथा प्रचलित हो गई, और दूसरी तरफ इसमें बहुत अधिक वृद्धि हो गई। अब बहुत अधिक वृद्धि हो गई तो इसके चलते क्या हुआ भाई, जब कन्या मूल्य व्यक्ति नहीं चुका पाएगा तो कई कन्याएं अविवाहित रह गई। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। इस स्थिति से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, इस स्थिति से बचने के लिए बहुत सारे ट्राइबों ने किया, अपहरण कर लिया, और कानून के द्वारा, जिसे आज के समय में तो बंद करा दिया गया, लेकिन पहले के समय में कन्या मूल्य की वजह से अपहरण जैसी वारदातें बहुत बढ़ गई थी ट्राइब के अंदर। अगली जो हमारी प्रॉब्लम है वो है पारिवारिक क्षति यानी कि फैमिली लॉस। भाई पारिवारिक क्षति एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई ट्राइब्स में। कैसे, जनजातियों में जो होता था वो गतिशीलता बहुत पाई जाती थी पहले, यानी कि परिवार के समूह आपस में मिलजुल कर रहना ज़्यादा पसंद करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी। लेकिन जैसे पहली प्रॉब्लम है आर्थिक समस्या, अब आर्थिक समस्या जब उस समूह में उत्पन्न हुई तो उस ट्राइब के कई व्यक्ति बाहर के क्षेत्र में, यानी कि जिस क्षेत्र में जनजाति रहती थी उस क्षेत्र से बाहर रोजगार के लिए जाने लगे। तो क्या हुआ, अपने पूरे परिवार को तो साथ ले जा नहीं सकते थे, तो वे अकेले ही वहाँ जाने लगे। अब जब अकेले वो जाने लगे तो कई सारी बुरी आदतों के शिकार भी हो गए, जैसे जुआ है, शराब है, बहुत सारी बुरी आदतें उनको घेर ली, जिसकी वजह से उनके परिवार को, उनकी जनजातियों को बहुत ज़्यादा क्षति सहनी पड़ी। तो फैमिली लॉस बहुत ज़्यादा इनको फेस करना पड़ा। किसकी वजह से? क्योंकि उनकी आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई, उन्हें अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र पर रोजगार के लिए जाना पड़ा, इसकी वजह से। अब पहला हमारा जो प्रॉब्लम थी वो थी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम। अब बात करते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, वो थी कल्चरल प्रॉब्लम यानी कि सांस्कृतिक समस्याएं। ट्राइब्स की बहुत अधिक सांस्कृतिक समस्याएं भी उत्पन्न हो गई थी, जिसके कई रीजन थे। जैसे जनजातियों की जो सांस्कृतिक समस्याएं थी वो खास तौर से बाहरी लोगों के संपर्क में आने की वजह से बढ़ गई थी। अब देखते हो ह्यूमन नेचर होता है, जिस संस्कृति में वो पैदा होते हैं, पलते हैं, उसी में उन्हें सुख मिलता है। लेकिन इच्छा से या अनिच्छा से वो क्या करते हैं, जब दूसरी संस्कृति के व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं तो उनकी संस्कृति को अपनाने लगते हैं, अपनी संस्कृति को धीरे धीरे कम कर देते हैं और दूसरे के कल्चर को बड़ी आसानी से अपनाने लगते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में ही देख लीजिए, ज़्यादातर युवा पीढ़ी, ज़्यादातर फैमिलीज क्या होती हैं, हमारी इंडियन कल्चर को छोड़कर और विदेशी कल्चर को बड़ी आसानी से अपने अंदर अपना लेती हैं, जिसकी वजह से जनजातियों को बहुत हानि सहनी पड़ी थी। जिसमें पहली जो हानि थी वो थी हमारी
समायोजन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट। समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट करना। अब देखते हो जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर आक्रमण किया था तब भी ट्राइब्स थी। अब अंग्रेजों ने जब आक्रमण किया तो उनके संपर्क में हमारे ट्राइब आए। अब ईसाइयों के संपर्क में आने पर क्या हुआ, उनका संपर्क ईसाइयों से भी हुआ और हिंदुओं से भी हुआ। कुछ जनजातियां ईसाइयों के रहन सहन को अपनाने लगी, कुछ जनजातियां हिंदुओं के रहन सहन को अपनाने लगी और कुछ जनजातियां अपने आदिम संस्कृति को ही अपनाने लगी, जिसकी वजह से उन जनजातियों के परिवारों के बीच टकराव उत्पन्न होने लगे। अब देखो, चाहे ईसाई धर्म हो, हिंदू धर्म हो या जनजाति का खुद का अपना कल्चर हो, तीनों में बहुत ही अंतर पाए जाते थे। चाहे वो रहन सहन को लेकर हो, चाहे पहनावे को लेकर हो, चाहे धर्म कर्म को लेकर हो, इन सभी में काफी अंतर पाए जाते थे। जिसकी वजह से क्या होता था, जनजाति के लोग इसकी वजह से क्या होते थे, बहुत ही डीपली डिप्रेस हो जाते थे। कुछ व्यक्तियों को लगता था कि हमारी युवा पीढ़ी अपने पुराने कल्चर को छोड़कर जा रही है, तो उनको वो हीन दृष्टि से देखने लगते थे, घृणा की दृष्टि से देखने लगते थे। कई व्यक्ति अपने पूर्वजों के संस्कारों को छोड़ देते थे तो अन्य व्यक्ति उनसे घृणा करने लगते थे। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था उनको। सेकंड जो है हमारी कल्चरल प्रॉब्लम, वो है भाषाई समस्या, लैंग्वेज की प्रॉब्लम। अभी हमने कहा जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो मिशनरियों का यानी कि ईसाइयों का भी इन्होंने धर्म अपनाया, हिंदुओं का भी, अपना भी, यानी विभिन्न धर्मों को जब अपनाया तो उनकी भाषा को भी अपनाने का कार्य किया। अब जो बचपन से जनजाति व्यक्ति ने सीखी है लैंग्वेज, उसको छोड़कर जब नई लैंग्वेज सीखता है तो उसमें उसको प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ना तो वो उस धर्म की लैंग्वेज को पूरी तरीके से सीख पाता है और ना ही अपने धर्म की लैंग्वेज को छोड़ पाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, भाषाई समस्या उत्पन्न हो जाती है। ना तो वो घर का रहता है और ना ही वो घाट का रहता है, वैसी स्थिति हो जाती है उसकी। ना तो उस धर्म के व्यक्ति उसको पूरा सम्मान देते और ना ही अपनी जनजाति के व्यक्ति ही उसको सम्मान दे पाते हैं। अब आते हैं हम कल्चरल प्रॉब्लम्स के बाद अगली जो प्रॉब्लम है वो है स्वास्थ्य की समस्या, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ। अब स्वास्थ्य की समस्या कैसे हो जाती है ट्राइब्स को, देखो जो ट्राइब होते हैं वो गरीबी और दुर्गम स्थानों पर रहते हैं, जहाँ पर ना तो ज़्यादा साफ सफाई होती है, ना ही उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त हो पाती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी ही बीमार पड़ने लगते हैं और उनकी स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। अब स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में जो पहली समस्या है वो है हमारी वस्त्र की समस्या, यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ क्लोथ। अब देखो, सभ्य समाज के जब संपर्क में आए थे ट्राइब, जो इस समय हम लोगों की सोसाइटी है वो प्रोग्रेस की हुई है, जब इस सोसाइटी के संपर्क में आते हैं ट्राइब्स तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, कपड़ों को लेकर। अब ट्राइब तो अपने, अभी हमने कहा था आत्मनिर्भर होते हैं, वो अपने ही जनजाति समूह के द्वारा बनाए गए कपड़ों को पहनते हैं। लेकिन सभ्य समाज में देख लीजिए, एक से बढ़ के एक स्टाइलिश कपड़े पहने जाते हैं। तो उन जब सभ्य समाज में वो व्यक्ति आते हैं तो उस तरीके के कपड़ों को पहनने के लिए उनको विवश होना पड़ता है। जो जनजातियां थी वो तो छाल और खाल से बने वस्त्र ही पहन लेती थी, है ना। अब क्या है, उनको कई प्रकार के वस्त्रों को धारण करना पड़ता है। अब चूंकि वो गरीब हैं तो उस तरीके के वो वस्त्र नहीं पहन पाते हैं और उनके शरीर पे वो वस्त्र बड़ी जल्दी फट भी जाते हैं। अब गंदे भी हो जाते हैं तो दूसरे भी वस्त्र चाहिए। तो ऐसी समस्याएं बहुत ज़्यादा ट्राइब के आगे आ जाती हैं जब वो सभ्य समाज के संपर्क में आता है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है भोजन और पानी की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर। भोजन और पानी की समस्या कैसे हो जाती है, देखो जो ट्राइब होते थे उनका निवास स्थान ज़्यादातर तराई के क्षेत्रों में होता था, या फिर घने जंगलों में, या फिर बड़े पहाड़ों पे, ऊंचे पहाड़ों पर वो लोग रहते थे।
इन क्षेत्रों पे क्या होता है, ना तो खाना ही संतुलित रूप से मिल पाता था, गंदी मछली और चावल इनका मुख्य आहार होता था। गंदी और चाहे साफ चावल और मछली ही इनका मेन आहार होता था। इन क्षेत्रों में क्या होता है, चाहे पहाड़ देख लो, जंगल देख लो, तराई के क्षेत्र में देख लो, साफ पानी बहुत जल्दी आसानी से प्राप्त नहीं होता है, जिसकी वजह से इनका स्वास्थ्य लगभग खराब ही रहता था। अगली जो प्रॉब्लम है वो चिकित्सा की समस्या है, यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रीटमेंट। चिकित्सा की समस्या कैसे है, जो ट्राइब होते थे उनका निवास स्थान ऐसे क्षेत्रों पर होता था जहां महामारी बहुत जल्दी फैल जाती थी, जैसे मलेरिया है, पोलियो है, चेचक है, चर्म रोग है। इस टाइप की बीमारियां इन क्षेत्रों पे बहुत जल्दी फैल जाती थी और यहाँ पर ट्रीटमेंट तो हो ही नहीं पाता था, डॉक्टर ज़्यादा यहाँ ऐसे स्थानों पर पाए ही नहीं जाते थे, जो इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो जाता था। इन क्षेत्रों पे चूंकि ट्रीटमेंट कायदे से मिलता नहीं था और काफ़ी दूर जाना पड़ता था, तो इनके बीच अंधविश्वास बहुत फैल गया था। ये लोग क्या करते थे, अपना जो इलाज करवाते थे वो ज़्यादातर अंधविश्वास पे ही करवा लेते थे। अब आजकल तो चलो ये औषधियों का, दवाइयों का सेवन कर लेते हैं, पहले तो ज़्यादातर झाड़ फूक जैसे ही काम करते थे, जिसकी वजह से इनका स्वास्थ्य और भी खराब होता जाता था। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है शराब का अभ्यस्त होना, यानी कि हैबिचुअल ऑफ वाइन। अब कैसे ये हैबिचुअल होते थे वाइन के, देखो जो जनजातियाँ होती हैं वो ज़्यादातर क्या खाती पीती थी, महुआ खाती थी, महुआ पीती थी, चावल है, ताड़ है, गुड़ है, इन सभी से बनी हुई शराब का ही सेवन ज़्यादातर ये लोग करते थे। अब चूंकि ये अब सभ्य समाज के संपर्क में आ गए हैं, तो ये क्या करते हैं, अंग्रेजी शराब ज़्यादा पीने लगे हैं, क्योंकि इनकी पहले से ही हैबिट है इस टाइप की चीज़ें, महुआ, ताड़, गुड़ वगैरह पीने की, तो ये हैबिचुअल हो गए हैं। तो ये अब सभ्य समाज में आके अधिक से अधिक शराब पीने लगते हैं, जो इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और सिर्फ पुरुष ही नहीं है पीते हैं, महिलाएं भी इसका प्रयोग करती हैं, जिसकी वजह से दोनों के ही स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हमने पहले क्या पढ़ा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्याओं के बारे में डिस्कस हो गया, सामाजिक समस्याओं के बारे में हो गया, सांस्कृतिक समस्याओं के बारे में हो गया, स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में हो गया। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बचा है टॉपिक, वो है शिक्षा की, यानी कि एजुकेशन की प्रॉब्लम के बारे में। तो अभी हमने कहा जो ट्राइब्स हैं वो ऐसे क्षेत्रों में रहती थी जैसे कि जंगल है, पहाड़ हैं या तराई के क्षेत्र में है। यहाँ पे क्या होता है, एजुकेशन की पूरी सुविधा नहीं मिल पाती थी, यहाँ एजुकेशन का अभाव होता था। ये गैर जनजातियों की अपेक्षा बहुत ही पिछड़े हुए थे। अशिक्षा के कारण क्या होता है, ये अंधविश्वासों में बहुत जल्दी घिर जाते थे, क्योंकि जनजातियों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था ही नहीं थी, और जहाँ व्यवस्था थी वहाँ बच्चे ही नहीं जाते थे। उनके माँ बाप उन्हें शिक्षित बनाने में अपनी दिलचस्पी ही नहीं दिखाते थे, जिसकी वजह से ये बहुत ही पिछड़ते चले गए थे। अब चूंकि जनजातियों में ना तो भाषा होती थी सभ्य समाज की तरह, और ना ही ये ज़्यादा ही इस बारे में जागरूक थे, जिसकी वजह से ये आर्थिक रूप से भी पिछड़े, सामाजिक रूप से भी पिछड़े, सांस्कृतिक रूप से भी पिछड़े और स्वास्थ्य रूप से भी पिछड़ गए थे। तो इन सभी कारणों के पिछड़ने का मुख्य कारण होता था शिक्षा का पूरा समुचित विकास न होना। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने बात की कि जनजाति किसे कहते हैं, डेफिनेशंस वगैरह, जनजातियों की प्रॉब्लम के बारे में बात की। अब उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जनजाति समस्याओं के समाधान, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइबल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जनजातियां तो बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित हैं। इन समस्याओं को दूर किए बिना प्रजातंत्र की सफलता संभव ही नहीं है, किसी भी देश की उन्नति संभव ही नहीं है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार भी ध्यान दे रही है, और सरकार के अलावा कई सुधारकों ने भी अपने अपने सुझाव
दिए हैं कि कैसे हम ट्राइब की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करेंगे वो करेंगे सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो हम करेंगे कि हमारी सरकार ने कौन कौन से प्रावधान किए हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके निकाले हैं जिससे हम ट्राइब की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला है हमारा संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज। संवैधानिक प्रावधान में कई खास सुविधाओं की तरफ ध्यान दिया गया है। ट्राइब के सभी प्रदेशों के, हमारे देश के जो सभी प्रदेश हैं उनमें जनजातियों की सबसे पहले एक सूची तैयार की गई है। उनके हितों को फिर सुरक्षित रखने के लिए कई प्रयास भी किए गए हैं और कई नियम और कानून भी बनाए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला है अनुच्छेद 23। अब अनुच्छेद 23 के अनुसार क्या होता है, किसी भी व्यक्ति से, जो अनुच्छेद 23 है इसके अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति का मतलब होता है ट्राइब, यहाँ पे बात हो रही ट्राइब की, तो किसी भी ट्राइब के व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता है। इसे गैर कानूनी घोषित किया गया है। अगर कोई किसी भी ट्राइब से जबरदस्ती काम लेने का प्रयास करेगा तो वो गैर कानूनी है। जबरदस्ती कोई मजदूरी का काम नहीं करवाया जा सकता है, वो सब बंद हो गया है। सेकंड जो है वो है हमारा अनुच्छेद 29। इसके अकॉर्डिंग देख लो, इसके अकॉर्डिंग है अल्पसंख्यक जनता की जो संस्कृति होती है वो राज्य द्वारा उस संस्कृति की सुरक्षा करने का आश्वासन दिया गया है। तो जनजातियों की भी अपनी संस्कृति है। अल्पसंख्यक मतलब कि जो संख्या में कम हो, तो यहाँ पे जनजाति भी एक अल्पसंख्यक है, एक ट्राइब है, उसका भी अपना कल्चर होता है, तो उन्हें भी अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 29 के अकॉर्डिंग। अगला जो हमारा है वो है अनुच्छेद 46। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारे राज्य होते हैं, स्टेट होते हैं, वो जो दुर्बल व्यक्ति होते हैं या दुर्बल समूह होते हैं, उनके एजुकेशन का और उनके आर्थिक हितों की रक्षा करने का भी प्रावधान किया है। शोषण से भी रक्षा करने का प्रावधान स्टेट ने किया है। इससे क्या होता है, जनजातियों को शिक्षा भी मिल जाती है, आर्थिक उन्नति भी होने लगती है और शोषण से बचने का मौका भी प्राप्त हो जाता है। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है अनुच्छेद 46 के अकॉर्डिंग। अगला जो है वो है अनुच्छेद 164। अब अनुच्छेद 164 क्या है, जैसे ज़्यादातर जो जनजातियां हैं, ट्राइब हैं, वो ज़्यादातर बिहार में है, एमपी में है, उड़ीसा में, यानी कि बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातियों के समूह ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इन एरिया में इनके कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना और व्यवस्था की गई है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक उत्तरदायित्व, एक कार्य होता है, ट्राइब की समस्याओं का समाधान करना। तो ये तो हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज। अब बात करते हैं जनजाति कल्याण के लिए जो अन्य व्यक्तियों के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं, सजेशन फॉर ट्राइबल वेलफेयर। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो है हमारी आर्थिक समस्याओं का समाधान। अच्छा, आर्थिक समस्याओं का समाधान क्या है, देखो जो जनजातियां होती हैं, जो ट्राइब होती हैं, उनकी समस्याएं आम भारतीयों की समस्याओं से थोड़ी भिन्न होती हैं। इनकी अपनी आर्थिक समस्या होती है, सामाजिक समस्या होती है, सांस्कृतिक समस्या होती है, स्वास्थ्य और शैक्षणिक संबंधी समस्याएं होती हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर बहुत सारे सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिसमें से पहला है हमारा आर्थिक समस्याओं का समाधान। ये इनकी ट्राइब्स की प्रमुख समस्या है। इस समस्या का समाधान होना बहुत ही जरूरी होता है। अब जैसे कृषि विकास में सबसे बड़ी समस्या क्या है ट्राइब की, ये लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं, यानी कि एक जगह जब कृषियों की भूमि बेकार हो जाती है तो वही कृषि दूसरे स्थान पर करते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि इस तरह की खेती से जो हानि इनको होती है, उन हानि के पहलुओं को पहले हम ज्ञात करें और उनको दूर करने का प्रयास करें।
इसके लिए क्या है, इसके लिए ट्राइब को शिक्षित करना बहुत आवश्यक है, एजुकेटेड करना बहुत आवश्यक है। उनके लिए रोजगार के अवसर प्राप्त कराना भी बहुत जरूरी है। इन्हें जैसे घरेलू उद्योग धंधों का विकास इनका कर दिया जाए तो भी काफ़ी हद तक इनकी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। रोजगार के अलावा इनको अज्ञानता से थोड़ा दूर किया जाए, जैसे अंधविश्वास बहुत है हमने कहा, तो उस अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया जाए, है ना। और जैसे कारखाने हैं, चाय के बागान हैं, इन सब में इनको उचित मजदूरी दिलाते हुए कार्य दिलाने का कार्य भी किया जाए, जिससे इनका आर्थिक शोषण समाप्त हो सके। अगला जो सुझाव है, जो सजेशन है, वो है सामाजिक समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। अब जो जनजाति होती हैं उनकी सामाजिक समस्याएं भी अभी हमने कहा काफ़ी होती हैं। जब दूसरे धर्म के व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं तो ये समस्या और बड़ी हो जाती है। तो क्या करना चाहिए, इनके सुधार के क्षेत्र में भी कई कानून बनाए जाने चाहिए। जैसे अभी हमने कहा कि सामाजिक समस्याओं में, इससे पहले जब बात हुई थी तो सामाजिक समस्याओं में एक समस्या थी बाल विवाह की, है ना। तो बाल विवाह है, जैसे कन्या मूल्य है, इनकी हानियों के बारे में इन्हें समुचित तरीके से ज्ञान प्रदान करना चाहिए, जो इन्हें ये ज्ञात हो सके कि इन प्रथाओं का दुष्परिणाम कैसा होता है, कितना भयंकर होता है, जिसकी वजह से इनको कितनी हानि सहनी पड़ती है, जिससे ये ऐसी कुरीतियों को समाप्त कर सके, इनसे दूर रह सके। ये बहुत ही आवश्यक है और इनके कल्चर को बचाने का भी कार्य करना चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान। अब स्वास्थ्य के प्रति जनजातियों में क्या होती है, जागरूकता बहुत कम होती है, तो इनकी जागरूकता को बढ़ाना चाहिए। इनकी स्वास्थ्य के प्रति जो भी समस्याएं होती हैं उनके प्रति इनकी जागरूकता को बढ़ाने के साथ साथ इनकी अज्ञानता को भी समाप्त करना जरूरी है। जैसे हमने बताया ट्राइब ज़्यादातर झाड़ फूक कर लेते थे, है ना, तो इस टाइप की चीज़ों के प्रति इन्हें जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए प्रचार प्रसार करना भी बहुत आवश्यक है। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक होता है और क्या लाभदायक होता है, इसका ज्ञान कराना भी आवश्यक है। इसके अलावा जो ट्राइब्स जहाँ निवास करती हैं उन क्षेत्रों में पीने के पानी की सुविधा होनी चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो ये लोग निवास करते हैं गंदी बस्तियों के रूप में, उसमें भी सुधार होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब जैसे जनजातियों में क्या होता है, जैसे अन्य धर्मों के या अन्य जातियों के प्रति जब संपर्क में आते हैं तो अंग्रेजी शराब का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, जो बहुत ही हानिकारक होता है किसी भी ट्राइब, किसी भी सोसाइटी, किसी भी पर्सन के लिए। इन्हें इनकी बुराइयों से अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। पुरानी देसी नस्ली जो भी ये पेय पदार्थ ग्रहण करते थे, जिनके प्रति इनका आकर्षण था, जिसकी वजह से ये शराब के प्रति बहुत आकर्षित हो गए हैं, उसकी हानियों के बारे में इन्हें अवगत कराना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके अलावा ट्राइब्स जहाँ भी निवास करते हैं वहाँ चिकित्सा केंद्रों की स्थापना होना बहुत ही जरूरी है, जिसकी वजह से इमरजेंसी में या वैसे भी ये अपने चिकित्सा का लाभ प्राप्त कर सके और झाड़ फूक जैसी चिकित्साओं को रोक सके, समाप्त कर सके। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है शिक्षा की समस्या का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन। ये जितने भी समाधान हैं ये सब रिलेटेड हैं हमारे एजुकेशन से। अगर ट्राइब्स एजुकेटेड होंगे तो इन सभी समाधानों को बड़े अच्छे से अपना पाएंगे। तो जनजातियों की सारी समस्याओं की जड़ ही होती है उनकी अशिक्षा, है ना। जब जड़ में सुधार कर दिया जाए तो देखते हो पौधा बहुत सुंदर निकल के आता है, पेड़ बहुत निकल के आता है। वैसे ही अगर हम ट्राइब्स की अशिक्षा जैसी जड़ को समाप्त कर सकें तो ट्राइब्स में ये सभी विकास हो सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। ये ज़्यादातर ट्राइब क्या होते हैं, अशिक्षित होते हैं, इसलिए इनमें एजुकेशन का प्रचार प्रसार करना चाहिए, है ना।
जब ये एजुकेटेड होंगे तो हमें एक स्वस्थ भारत, एक शिक्षित भारत प्राप्त होगा, जो हमारे देश को उन्नति प्रदान करने का कार्य करेगा। अच्छा, सबसे पहले तो आधुनिक शिक्षा के लाभों के बारे में ट्राइब्स को बताना बहुत ही जरूरी है, जिससे ये अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण कर सके। अच्छा, इनके जो एरिया है, इनके जो क्षेत्र है, उसके आसपास कई शिक्षा के केंद्रों को खोलना चाहिए, आधुनिक शिक्षण संस्थाओं को भी खोलना चाहिए, जिससे इन्हें इनके लाभों के बारे में पता चल सके। अच्छा, एक बात और है, अगर एजुकेशन कैंपस खोला जाएगा इनके आसपास तो क्या होगा, उसके माध्यम से ये अपनी लैंग्वेज में भी सुधार कर सकेंगे, अपनी भाषा में भी सुधार कर सकेंगे और अपनी संस्कृति के अनुकूल व्यवस्था कर सकेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही अपने बच्चों को और अधिक विकसित कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात, बच्चों को तो हमें शिक्षित करना ही है। जनजाति यानी ट्राइब्स के जो पेरेंट्स हैं उनको जागरूक करना बहुत जरूरी है, जिसके कारण वो शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ा सके अपनी, और अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षित कर सके। तो स्टूडेंट, अगर आप सभी को आज का टॉपिक पसंद आया हो, आपको कोई इससे लाभ प्राप्त हो रहा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, जिससे हम आगे भी आपका प्रोत्साहन कर सकें। ओके, थैंक यू।